बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स कर चुका हूँ सिक्योरिनेक्स पार्ट 1 पार्ट 2, ये उसका तीसरा हिस्सा है। अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखे, फिर पार्ट 2 देखे, फिर आप इसको देखे, फिर आपको कहानी समझ में आएगी। तो मैं गुजारिश कर रहा था उस हिस्से में कि चूंकि कमिटमेंट सैफ भाई की थी जावेद खान के हवाले से कि उन्होंने उनको 15 लाख रुपए देने हैं और वो 15 लाख रुपए लेके बाकी 8 लाख रुपए उनका ही वॉज एग्रीड कि ठीक है, मेरा ऑप्शन बी में जो है वो आप कर लीजिएगा और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और मैटर रिजॉल्व। अब इस दौरान हुआ क्या कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि चूंकि एक चीज कमिटमेंट होगी, जेंटलमैन कमिटमेंट हो गई है, तो मुझे इस चीज का था कि हमें ये कमिटमेंट ऑनर करनी है इस शख्स के साथ। सेम वे पे कम से कम मैं जरूर एक्सपेक्ट करता था कि भाई इनको अब उस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए ग्रुपों में। अगर मैटर रिजॉल्व हो रहा है तो इसको रिजॉल्व होने दें। हमारी रोज बात होती थी और मैं खालिद फारूक साहब, कमर जैदी साहब, हम उन्हें रोज कहा करते थे कि यार ऐसे ना किया करे। तो उनका यही होता था इंशाल्लाह जी कल से ऐसा नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन फजर के टाइम फिर शुरू हो जाते थे। तो खैर वहां से थोड़े से इख्तलाफात भी हुए। फिर यकीनन उनके जहन में कुछ ऐसा आया कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि 25 तारीख की उनके साथ फाइनल कमिटमेंट थी कि इंशाल्लाह आपको पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने 23 तारीख को खुद ही ग्रुपों में आके बता दिया कि जी मैंने 15 लाख रुपए मांगे थे और मैं तो टेस्ट कर रहा था। खैर ये सारी कहानी आपने सुनी हुई है। मैं चूंकि 10 लाख रुपए अरेंज कर चुका था और मैं इस तगोदो में था कि 5 लाख रुपए और मिल जाएं तो मैं 15 लाख रुपए जो है वो जावेद खान को 25 तारीख को दे दूंगा। खैर वो 23 को ही स्किप कर गए। अब मेरे पास जब वो जो इन हैंड थे 10 लाख वो मैंने रखे और फिर चूंकि बारी आ गई जी अब शाह फैसल भाई के साथ जो सैफ भाई की कमिटमेंट थी 25 लाख रुपए के हवाले से। सैफ भाई से मैं बात करूं कि सैफ भाई वो शाह फैसल के पैसे दे दें, और इसकी बार बार जो मुझे शर्मिंदगी जो होती थी वो कर्नल साहब से होती थी और गफार भाई से होती थी, और वो ये कहते थे कि यार कमाल है, एक शख्स का जेन्युइन इशू है, उसकी आप हेल्प करें और बाकी देख लेंगे और उसके लिए आप ज़रूर कुछ करें। तो मेरा काम था, मैं सैफ भाई से कहता था, मलिक नवीद साहब भी कहते थे कि जी आप इनकी करें हेल्प। लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि अभी पैसे नहीं आएंगे तो दे दूंगा। किस्सा मुख्तसर ये कि मेरे पास वो जो 10 लाख रुपए जावेद भाई के लिए जो मैंने इकट्ठा किया था वो मैंने उठा के तो शाह फैसल भाई को दे दिया उनकी बच्ची के इलाज के लिए। फिर कहा साहब भाई को, उन्होंने कहा जी अभी पैसे नहीं आए। फिर किस्सा मुख्तसर ये कि 10 लाख रुपए और अरेंज किया। टोटल 20 लाख रुपए मैंने शाह फैसल भाई को उनके और उनके भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। किस लिए ट्रांसफर किया? इसलिए कि अल्लाह के घर के में बैठ के मैंने उस शख्स को भाई कहा था। उसकी फूल जैसी बच्ची, मैं समझता हूं कि वो मेरी बच्ची है, वो मेरी बेटी है। अगर खुदा ना करे मेरे घर में कोई इस तरीके की सूरत हाल होती या मेरे भाई के साथ होती, आपको याद होगा कि मेरे भाई की भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। वो किन हालात में हुई, वो किस तरीके से हम लोगों ने कराई, लाखों रुपए के एक्सपेंस हुए। क्या मैंने किसी को कहा कि भाई मेरे भाई की अब ये ऑपरेशन हो रहा है तो जनाब आप मेरी ये हेल्प कर दें? नो, इंसान करता है, जब सर पे पड़ती है तो फिर वो करता है। तो मैंने ये सोचा कि वो शाह फैसल की नहीं, वो मेरी बेटी है। मैंने भाई समझते हुए मैंने उस शख्स को भी एहसास नहीं होने दिया। मैंने उसे यही कहा कि ये पैसे जो है ना वो सैफ भाई ने दिए। मैंने कहा यार अगर मैंने इसको ये बताया कि यार ये पैसे मैंने दिए, ये फिर सैफ भाई के अगेंस्ट जाएगा, तो चले इसको ये हो कि जी चले ये सैफ भाई ने पैसे दिए। सैफ भाई का भी मैंने पर्दा रखा, इस शख्स का भी मैंने पर्दा रखा। जब 20 लाख गया तो इन्होंने कहा कि नहीं 25 का वादा हुआ था, ये 20 क्यों है? फिर कर्नल साहब को बीच में डाला। कर्नल साहब ने इनको समझाया कि यार ठीक है 25 की बात हुई थी तो 20 भी अगर मिल गया तो इट्स ओके। मैंने साथ ये भी कहा, मैंने कहा अगर हो गए तो मजीद कर देंगे, ना हुआ तो प्लीज इसके बाद कोई मजीद तंग नहीं करना है। तो कर्नल साहब ने मुझे कहा था कि डोंट यू वरी, इंशाल्लाह
अल्लाह बेहतर करेगा। अब ये सारा कुछ हो गया, अब बात यहां पे खत्म नहीं होती है। शाह फैसल भाई उधर से इंगेज रहे, किसके साथ? जावेद भाई ग्रुप के साथ। वो मर्दान भी गए, वो बहुत सारी मीटिंग्स में गए, वो बहुत सारे, अब आपको पता है, मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। उधर से उन्होंने अपना डाखाना उधर फिट रखा, उधर से उन्होंने मेरे साथ डाखाना फिट रखा। उनकी रिपोर्टें मुझे मिलती थी, मेरी रिपोर्टें उनको जाती थी। दुनिया जान के जिस बंदे से उनकी जो जो गुफ्तगू होती थी वो मेरे पास आ जाया करती थी, और मेरे पास जो कुछ होता था वो मैं उनके साथ शेयर करता था। क्यों शेयर करता था? रीजन क्या? आपने देखा होगा कि बड़ी दफा जब जहां पे शाह फैसल के खिलाफ अगर कोई बात होती थी तो मैं वहां पे कहा करता था कि आई एम सॉरी, मैं उसके लिए एक लफ्ज भी बर्दाश्त करना पसंद नहीं करूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है कि सैयद कमर शाह जैदी साहब ने ग्रुपों में मेरे साथ डिबेट की थी, और आज मैं इनफैक्ट शर्मिंदा हूं उस शख्स के सामने कि उसने कहा था, राजा साहब ये सारा टोपी ड्रामा हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही है, ये जावेद खान को फेस सेविंग देने के लिए ये एंट्री मारी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ जावेद खान ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, ये आपका सपोर्टर नहीं है, ये चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा काम उलट हो। तो मैं सैयद कमर जैदी की बात को डिनाई करता था। वो ग्रुपों में वो चैट आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, यकीनन आपने वो सुनी भी होगी। मैंने हर जगह पे शाह फैसल को तरजीह इसलिए दी, वो कहते हैं इंसान जैसा खुद होता है वैसे ही दूसरे को समझता है। मैंने ये सोचा कि अल्लाह के घर में बैठ के जब एक बात हो रही है कि वी आर ब्रदर्स, तो ये यकीनन वो शख्स इस चीज की लाज रखेगा। किस्सा मुख्तसर ये, वही एक साजिश के तहत, हालांकि जब जावेद खान क्विट कर गया था तो हमें किसी भी किस्म का कोई गारंटी, कोई स्टैम्प पेपर देने की जरूरत ही नहीं थी। ये सारा फॉलोअप किसने दिया? शाह फैसल भाई ने। हमने ऑनर किया, हमने कहा अच्छा जी ठीक है, चूंकि हमने कहा था वी आर रेडी। और उस वक्त फिर एक दफा दोबारा से री एंट्री करवाएगी, किसकी? जावेद खान की। किस सूरत में? एक जिरगा तश्कील देके। मुझे सैयद कमर जैदी ने उस वक्त भी ये बात कही कि ये फेस सेविंग के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जावेद को किसी तरीके से बीच में लाना चाह रहे हैं कि बस उसकी चौधराहट होनी चाहिए। मैंने कहा यार अगर मसला हल होता है तो मुझे इस चीज से कोई कंसर्न नहीं कि कौन चौधरी बनता है, हमें इनको सुनना चाहिए। किस्सा मुख्तसर ये, वो जिरगा चला, उसकी तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, शाह फैसल भाई की स्टेटमेंट्स मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं क्या हुआ उस जिरगे के अंदर। जो मेरा स्टैंड फ्रॉम डे 1 था, आखिरी लम्हात तक भी वही रहा। चूंकि छठी हिस्स कह रही थी कि ये ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और कोई ऐसा तरीका अख्तियार कराने की कोशिश की जा रही है कि सैफुर रहमान न्याजी खुद लिख के दे के उसका कोई सिक्योर इनेक्स से कोई ताल्लुक है। मैंने उस चीज से रिफ्यूज किया। बाकी मैंने उनको फ्री हैंड दिया कि जो आप कहेंगे, जो ड्राफ्ट आप तैयार करेंगे, लाजिम नहीं है कि वो वर्ड बाय वर्ड वैसा ही हो, मफहूम सेम होगा। मैं जिम्मेदार हूं, सैफुर रहमान खान न्याजी वो साइन करके देगा। अब वो एक ड्राफ्ट आता था, दोपहर को फिर चेंज हो जाता था, नहीं जी मेरी टीम ने कहा है कि जी ऐसे नहीं ऐसे होना है, अच्छा जी ठीक है, शाम में फिर हो जाता था, करते 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 फिर आखिरी रात वो आ गई कि जब एक डेडलाइन दी गई कि आज इसको फाइनल करना है। सॉरी। अब हुआ ये कि उस शाम को जब वो ड्राफ्ट दिया गया तो मैंने फिर पूछा इज इट फाइनल, उन्होंने कहा जी फाइनल। लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर जावेद भाई का माजरत का मैसेज आ गया। उसने कहा जी मेरी टीम नहीं मान रही, वो कहते जी ये ड्राफ्ट भी ठीक नहीं है। अल्लाह अल्लाह तक सलाम। अब मैं पठान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जिरगे की रवायत क्या होती हैं? जो जिरगाई होते हैं क्या वो उस जिरगे के ऊपर अमल करवाते होते हैं या वो पीठ दिखा के भाग जाया करते हैं? हमें तो यह कहा गया था कि जो डिसाइड होगा जिरगा इज रिस्पॉन्सिबल, वो उसके ऊपर अमल दरामद कराएगा। लेकिन अमल दरामद, चूंकि वो एक मिली भगत थी, मैं शर्मिंदा हूं उसके ऊपर, वो मेरी मिस्टेक थी, वो मेरा ब्लंडर था
कि मैंने उस शख्स पे ट्रस्ट किया सिर्फ ये सोच के कि ये मेरा भाई है, अल्लाह के घर में बैठ के, चूंकि एक कमिटमेंट हुई थी। खैर, अब हुआ क्या? होना तो ये चाहिए था कि जब एक फाइनल ड्राफ्ट भी जावेद भाई की तरफ से आया था तो जिरगा उसको पाबंद करता कि तुम इन तमाम शराइत के पाबंद हो। लेकिन हमें क्या कहा गया? ओ दफा करे जी, उसको छोड़े जी, वो है ही पागल आदमी यार, वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो पठान है, उसके अंदर पठानों वाली तो बात ही नहीं है, हम तो उसको पठानों में कंसिडर ही नहीं करते हैं, वगैरह 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 जो कुछ था। आप ये स्टैम्प पेपर लिखवा दें। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम। हमने स्टैम्प पेपर लिख दिया, सैफ रहमान खान न्याजी ने उसके ऊपर साइन कर दिए। बीइंग जिरगा हेड जो है वो शाह फैसल भाई के भी सिग्नेचर हो गए, चौधरी खालिद फारूक साहब के भी सिग्नेचर हो गए, मेरे भी उसके ऊपर सिग्नेचर हो गए। फिर एक नई पख निकल आई जी, सिग्नेचर हो गए लेकिन अंगूठे नहीं लगाए जनाब। किसने? सैफ रहमान खान न्याजी ने। वो फिर मैंने दोबारा से एक वीडियो बनवाई, उस शख्स के अंगूठे लगवाए। मजे की बात यह है कि वो जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर है वो आज भी सैफ रहमान न्याजी के पास है, ना मेरे पास है ना शाह फैसल के पास है। वो सिर्फ एक तस्वीर भेजी गई, उसने अंगूठे लगा दिए थे। अब हुआ क्या? गेम यहां पे खत्म नहीं होती। अब जब ये हो गया तो फिर सिक्योर रिनेक्स का रास्ता बंद करने के लिए सबसे पहला जो काम हुआ वो 3 अगस्त को, ये वो स्टैम्प पेपर लिखने के फौरन बाद की मैं बात कर रहा हूं, 3 अगस्त को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी गई। वो एक यूट्यूबर साहब ने उनके लिए सारा कुछ अरेंज करके रखा हुआ था कि आप तशरीफ लाएं, ये पूरा इस्लामाबाद का मीडिया फर्श राह है आपके लिए। वो माइक लेके खड़े होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा इंटरव्यूज देने के लिए। लेकिन उसने वो सारा शो किया जिसमें 18 या 20 या 25 या जितने भी अहबाब आए, बस उसने अपनी एक वीडियो बनवाई। जो लोग ये कहते हैं कि हमने सिक्योर रिनेक्स के खिलाफ क्या किया, तो उस यूट्यूबर की वीडियो आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उस वीडियो के सिर्फ स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड को ही अगर आप सुन लें तो बिस्मिल्लाह ही यहां से होती है कि सिक्योर रिनेक्स मुर्दाबाद। ये वीडियो भी 12 मिनट की से ऊपर की हो गई है। इसी की कंटिन्यूटी में अब मैं चौथा पार्ट रिकॉर्ड करूंगा और उसको देखना ना भूलिएगा। फिर मैं आऊंगा इस तरफ कि आपको अंदाजा होता जाएगा कि सिक्योर रिनेक्स की बंदिश में किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किया।